हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने पर है। अपन मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट करेंगे। वो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, वो उसके कारण अपन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडरी बात क्या है इसके अंदर कि इस डेरिवेशन के अंदर अपन बायो-सावर्ट जो लॉ है उसका यूज किया जाएगा। बायो-सावर्ट लॉ है, उसको यूज करते हुए अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब जैसे अपने को इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो देखो, सबसे पहले तो अपने एक वायर ले, तो अपन ने सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर ले लिया। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर लेने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने जैसे मान लो कि ये कोई स्ट्रेट वायर ले लिया। ठीक है, ये अपन ने कोई एक्स वाई स्ट्रेट वायर ले लिया और इससे किसी डी दूरी के ऊपर बिंदु पी ले लिया जहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बायो-सावर्ट लॉ यूज करने के लिए अपने को सबसे पहले एक अल्पांश लेना पड़ता है, तो यहाँ पर अपन एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं ए बी। क्या अल्पांश लिया? ए बी अल्पांश ले लिया और अपने अल्पांश के दोनों सिरों को बिंदु पी तक के डिस्टेंस से ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब ए बी की जो अल्पांश लिया है उसकी लंबाई कितनी है, कोई क्या मान ले, डी एल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो गया, एक्स वाई धारावाही तार। ठीक है, और dl कौन हो गई, ए बी अल्पांश की दूरी, ए बी अल्पांश की लंबाई या दूरी, सॉरी लंबाई कर ले, दूरी नहीं होगी। और d कौन हो गई, बिंदु p की दूरी, बिंदु p की दूरी। ठीक है, बिंदु p की दूरी होगी d, यहां पर है। इस बिंदु को अपन ले लेते हैं कोई q, इस बिंदु को ले लिया q। अब देखो कहानी क्या है कि अल्पांश अपन बात करें, अपन कहेंगे भाई अल्पांश ए बी के कारण, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई, जो अपना इसका लॉ है उसके अनुसार अपन कैलकुलेट कर लें। तो क्षेत्र क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू अपन कर देंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब कहानी क्या है कि आपने जो अल्पांश लिया है, अल्पांश जो आपका है ए बी अल्प है, अल्पांश ए बी क्या है, अल्प है, अतः बहुत छोटा है। अतः क्या होगा, अपन बात कर सकते हैं कि एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी। ठीक है, कि ये जो क्यू अपन बात करें, अपन बात करें एंगल क्यू ए पी और क्यू बी पी, मतलब यहाँ पर और ये जो एंगल बनेंगे ये लगभग दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि अल्पांश बहुत छोटा है। तो इस एंगल को अपने क्या मान लिया, कोई यहाँ पर थीटा एंगल मान ले, क्या मान ले, थीटा। तो इसके इक्वल अपने क्या मान लिया, थीटा। क्यों हुआ ऐसा, दोबारा सुन लो आप, क्योंकि जो अल्पांश ए बी लिया है वो बहुत छोटा है भाई, नाम ही अल्पांश, आप समझ रहे हैं। तो इसके कारण कि ये जो बिंदु P से अपने एक और बी सिरे को मिलाया, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये एंगल लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब बराबर तो हो गए। अब अपन देखो एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा ले, जो अभी बना है, क्या ले कि त्रिभुज बनाने। अब एक त्रिभुज बनाए, पहले देखो एक मिनट, यहां से देखो आप ए बी अल्पांश लिया तो आपको पता है ए से पी दूरी, बी से पी दूरी एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको पता है बीपी है वो ज्यादा होना चाहिए, एपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आपको ज्योमेट्री से समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर अपन ऐसे एक लंब डाल दें, यहां से आप लंब डाल दो ये आर, तो उस कंडीशन में देखो एपी और आरपी दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से लंब डालकर इस पॉइंट को आर मान लिया तो अपने पास ट्राइंगल बन गया ए बी आर। ट्राइंगल क्या बन गया, ए बी आर। तो अपन बात करें कि भाई ट्राइंगल ए बी आर, अगर ए बी आर ट्राइंगल में अगर अपन साइन थीटा लें तो साइन थीटा क्या होता है आप भी जानते हो, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कौन हो गया, ए आर अभी आपने डाला है, और कर्ण कौन हो जाएगा, ए पी। ठीक है, तो यहां से ए आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करने का रीजन क्या है वो भी आपको जस्ट आगे पता लगाएगा कि अपने क्यों लिया है यहाँ पर साइन थीटा। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
अब ऐसे ही देखो आप कि एक अपन एंगल बनाए, एंगल ए पी क्यू, क्या बनाए, एंगल ए पी क्यू, इसको अपन क्या मान लें, कोई फाई, ठीक है। ऐसे ही एंगल क्या होगा, ए पी बी, इन दोनों के बीच में कोई कोण बना, उसको अपन ने मान लिया, यहां वाले इस कोण को क्या मान लिया अपन ने, डी फाई, क्या मान लिया, डी फाई। तो अपन कह सकते हैं देखो क्या, कि माना एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू फाई व एंगल ए पी बी इज इक्वल टू डी फाई। अपने दो कोण मान लिए, एक तो क्या कौन सा मान लिया, पहला वाला तो ए, देखो पहला ये इधर वाला कोण कौन सा माना है, ए पी क्यू, ये तो अपना माना हुआ फाई, और दूसरा अपने इन दोनों अल्पांशों के बीच में जो कोण बन रहा है ए और बी, कहां पर, बिंदु पी पर बना रहे हैं, इसको क्या मान लिया अपन ने, डी फाई मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका फायदा क्या होगा, चाप का फॉर्मूला, सॉरी कोण का फॉर्मूला जानते हैं आप, कोण इज इक्वल टू क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। तो आप इसमें देखो चाप कोण हो रहा है आपका, चाप हो जाएगा आपका, अपन यहां से अगर ये डी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो डी फाई इज इक्वल टू चाप कितना हो गया, इसके अंदर आप देखो ए आर, और त्रिज्या क्या हो गई, स्मॉल आर, ठीक है। अब स्मॉल आर कहां पर है, तो स्मॉल आर अपन इस डिस्टेंस को लेंगे, ये स्मॉल आर होगी, ये क्या होगी, स्मॉल आर। तो अपने कहते हैं कि डी फाई की वैल्यू कैलकुलेट किया तो ए आर अपॉन स्मॉल आर। क्यों, देखो ये देख लो, ये ए आर, ये तो चाप बन गया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। तो डी फाई इज इक्वल टू हो गया ए आर अपॉन स्मॉल आर। तो यहां से ए आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर डी फाई। अब देखो ए आर की दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक तो साइन थीटा के टर्म्स में करी, वो तो आई ए बी साइन थीटा, एक अपन ने डी फाई की टर्म्स में करी, तो ए आर इज इक्वल टू आ गया आर डी फाई। ये दोनों हो गए, इसको मान लो अपन इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप। तो अपन नीचे क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, दोनों ही ए आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डी फाई। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अपन अपना जो बायो सावर्ट जो लो था कि dB इज इक्वल टू क्या था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आपने अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अब देखो ये क्या हुआ, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब देखो एक चीज और बताऊं, इसको आप ए बी इज इक्वल टू डी एल रख सकते हो ना, ए बी इज इक्वल टू डी एल आ सकता है ना। देखो ये देखो ए बी की डिस्टेंस क्या मानी हुई अपने, डी एल। तो ये संबंध अपना ऐसा भी है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई लिख सकते हैं। तो देखो ये जो डी एल साइन थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई, इसमें भी डी एल साइन थीटा है, तो अपन इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी, ये आई अपनी जगह आ जाएगा, डी एल साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना यहाँ पर अपने डी एल साइन थीटा को आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर के रूप में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो कहानी क्या होगी, इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है कि देखो आप एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डी बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। ये अपना चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, किसके कारण, आपके अल्पांश के कारण। इसको अपन मान लो इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इक्वेशन क्या दे दिया, 3rd दे दिया। अब आपको एक चेंज और करना पड़ेगा, चेंज क्या करेंगे अपन, क्योंकि यहां पर देखो डी फाई है, अगर अपन इसका आगे जाए इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें संपूर्ण के कारण ज्ञात करने के लिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को इस आर को भी चेंज कर लें। तो अपन कहते हैं कि भाई ट्राइंगल ले लेते हैं, अपन कहते हैं त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए पी क्यू, देख लो आप कौन सा है, ए पी क्यू। इस त्रिभुज के अंदर अपन ने क्या ले लें, कोस फाई इज इक्वल टू क्या होगा,
कोस फाई। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखो आधार बटा कर्ण कौन आ जाएगा? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल स्मॉल आर। तो देख लो इस ट्रायंगल में दोबारा देख लो आप, अपने ट्रायंगल लिया ए पी क्यू। ए पी क्यू के अंदर अपने क्या लिया? कोस फाई। कोस फाई नहीं, कोस थीटा क्या होता है आपको पता है? आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल डी अपॉन स्मॉल आर। अब ये चीज आ गई। अब तो यहां से क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो डी अपॉन कोस फाई। और ये वैल्यू किस में पुट कर दें अपन? समीकरण नंबर 3 में। 3 में करें तो देखो डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपनी जगह है और आर की जगह क्या लिख दोगे आप? डी अपॉन कोस थीटा। तो कोस फाई, सॉरी कोस थीटा नहीं, कोस फाई, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई इंटू डी फाई अपॉन डी। ये आपकी डी बी की वैल्यू आ गई। किस में आ गई? कोस फाई और डी की टर्म्स में। ठीक है, यहां तक तो ये चीज हुई। दोबारा समझ लो अपने क्या किया, बहुत ईजी है। अपने क्या हुआ? एक धारावाही चालक तार लिया एक्स वाई। ठीक है, इसके कारण अपने को इससे स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यूज किसको करना है? बायो सावर्ट लॉ को। तो अपन ने इसका एक अल्पांश ले लिया ए बी। ए बी अल्पांश ले लिया और ए बी अल्पांश के लिए बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बायो सावर्ट के अनुसार क्या होगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे अपन ने कहा कि ए बी है वो एक अल्पांश है। ए बी क्या है? अल्पांश है। इस कारण ए और बी के कारण जो यहाँ पर जो कोण बनेगा क्यू ए पी और एक बनेगा क्यू बी पी, ये दोनों कोण लगभग समान होने चाहिए। कारण क्योंकि ये एक अल्पांश है। तो अपने कह दिया भाई देखो क्यू ए पी और क्यू बी पी कोण है वो लगभग बराबर होंगे। इसको अपने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। आपने डायग्राम में भी इसको थीटा मान रखा। ठीक है, फिर अपने क्या किया? ए बिंदु से आपके बी पी पर एक लंब डाला। तो ये कहां पर जाकर काटा? आर पर। तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में अपने क्या ले लिया? साइन थीटा कैलकुलेट किया। तो हमने ए बी आर ट्रायंगल में साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया। और साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं हमारे पास साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ए आर अपॉन ए बी। इस प्रकार ए आर इज इक्वल टू अपने पास आ गया ए बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट देती। ठीक है, अब सेकेंडरी अपन ने क्या किया? हमने कहा कि ए पी क्यू मतलब यहां से बिंदु पी पर जो कोण बन रहा है इसको फाई मान लिया। और सेकेंडरी बी और ए इन दोनों के बीच में बिंदु पी पर जो कलांतर पैदा हो रहा है कोण में, जो इन दोनों के बीच में कोण में जो अंतर है उसको अपन ने क्या मान लिया? डी फाई मान लिया। क्या मान लिया? डी फाई। ठीक है, ए पी क्यू इसको तो फाई माना और ए और बी ये दोनों पी पर जो दोनों के बीच में जो कोण में अंतर है उसको क्या मान लिया? डी फाई मान लिया। अब उसका क्या किया अपने? भाई कोण इज इक्वल टू क्या होता है? चाप बट्टा त्रिज्या। तो डी फाई इज इक्वल टू है ए आर अपॉन आर और इससे अपन ने ए आर इज इक्वल टू आर डी फाई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्लियर है कि दोनों ही ए आर को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको कर रही है? ए आर को। तो यहां से अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को अगर एक साथ रखें तो अपने पास क्या गया कि ए बी को तो क्या लिख सकते हैं अपन? डी एल। ए बी को क्या लिख सकते हैं? डी एल, क्योंकि ए बी कौन है? अल्पांश। और अल्पांश की लंबाई हमारी क्या मानी हुई है? डी एल। तो हमने लिख दिया कि डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। ये लिख दिया डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ कि डी एल साइन थीटा की जगह अपन किसको डिनोट कर सकते हैं? आर डी फाई। तो अपन ने डी बी इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन थी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी एल साइन थीटा की जगह अपन ने क्या रख दिया? आर डी फाई। फर्स्ट बात। सेकेंडरी, अब अपने को इस आर को भी कन्वर्ट करना है। किसके टर्म्स में? एंगल के टर्म्स में। तो अपने क्या हुआ? नया ट्रायंगल ले लिया ए पी क्यू। ए पी क्यू कौन सा होगा? बड़ा वाला ट्रायंगल। देखो ए पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसमें अपन क्या ले रहे हैं? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कौन हो गया? डी। कर्ण कौन हो गया? स्मॉल आर। ये क्या है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर हो गया। तो अपने यहां से कोस थीटा लिया तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? स्मॉल डी अपॉन आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन कोस फाई। अब देखो ये एंगल अपने यहाँ पर फाई माना है, इसका नहीं यहाँ पर फाई लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना ये फाई है अपना एंगल।
कोस थीटा तो वैसे मैं आपको त्रिकोणमिति में बता रहा हूँ भाई, कोस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी अपॉन स्मॉल आर। तो अपने कोस फाई निकाले वो स्मॉल डी अपॉन स्मॉल आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, डी अपॉन कोस फाई। इसकी वैल्यू किस में रख दी, डीबी वाले में, जो अपने अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो हमारे पास लास्ट में डीबी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन स्मॉल डी। ये आपके इस अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। लेकिन अपना उद्देश्य कोई अल्पांश के कारण ज्ञात थोड़ी करना है, अपना उद्देश्य है कि संपूर्ण धारावाही चालक जो परिमित लंबाई का है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, वो कौन है, एक्स वाई। वो कौन है, अपना पूरा धारावाही चालक कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से लेकर वाई तक। अगर इस संपूर्ण के कारण ज्ञात करना चाहें तो अपन क्या करें, इसका समाकलन करें। तो यहाँ से अपन क्या करें, एक्स वाई जो तार है आपका, इस एक्स वाई तार के संपूर्ण के कारण, देखो आप अगर यहाँ से अपन कहें भाई एक्स से बिंदु पी को मिलाया, तो ये हमने कह दिया कोई एंगल क्या बन रहा है, एल्फा। और ऐसे वाई को बिंदु अपने पी से मिलाया, ऐसे वाई को, सॉरी हाँ वाई वाला बिंदु, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है अपना, इस एंगल को मान लिया बीटा। तो एक्स सिरा बिंदु पी पर मिलाने पर यहाँ पर एंगल क्या बना, एल्फा। और ऐसे वाई सिरे को मिलाया तो क्या बना, बीटा। पहली बात तो ये तो है। सेकेंडरी, ये दोनों बिंदु पी पर मिलाए तो एक्स के कारण जो देखो बी, ये जो वाई सिरा आकर इसमें मिला तो ये एंगल बना टोटल। इस एंगल को अपन क्या मान ले, कोई क्या मान लिया, फाई 1। इस एंगल को क्या मान लिया, फाई 1, ठीक है। और इस एंगल को क्या मान लिया अपन ने, फाई 2। तो अपन कह सकते हैं कि फाई 1 किसको माना आपने, फाई 1 कौन बना रहा है, देखो आप। तो फाई 1 अपन कहते हैं कि फाई 1 है वो बना रहा है कोण वाई पी क्यू। कौन बना, फाई 1 कौन है, वाई पी क्यू, ठीक है। यहां से वाई पी क्यू ये एंगल है, ये बना फाई 1। और फाई 2 कौन सा बनेगा, ये बनेगा, देखो फाई 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स पी क्यू। तो ये बन गया एंगल एक्स पी क्यू। वाई सिरा बिंदु पी पर एंगल पैदा कर रहा है फाई 1 और एक्स सिरा कर रहा है फाई 2। अब देखो फाई 1 है ये तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, वाई पी क्यू ये एंगल, और दूसरा कर रहे हो एक्स पी क्यू। तो दोनों का ये तो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो प्लस बनता है, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और ये क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। देखो उल्टा बन रहा है, ये तो ऐसे जाकर ऐसे बन रहा है, ये देखो आप यहाँ से ऐसे बन के ऐसे बन रहा है। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है फाई 2 तो, और ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो अपन कह सकते हैं फाई 1 तो प्लस का बनेगा और फाई 2 माइनस का बनेगा। भाई कोण तो आप जानते हो ना भाई, देखो ऐसे अपन एक तो यहाँ पर ऐसे लेके चले तो ये तो क्या होगा, प्लस है, और अगर ऐसे कोण बनाओगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो अपना नीचे वाला जो फाई 2 है ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो एक्स सिरे के एक्स पी क्यू है वो तो माइनस फाई 2 मान लिया, और वाई पी क्यू है उसको क्या मान लिया, प्लस फाई 1 मान लिया। अब अगर अपन संपूर्ण चालक तार के कारण निकालें, अपन करें भाई संपूर्ण तार एक्स वाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप भी जानते हो अपने क्या करना पड़ेगा, B इज इक्वल टू अपन कर देंगे समाकलन dP। कहां से करोगे आप, माइनस फाई 2 प्लस फाई 1। कहां से करोगे, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1। क्यों, x सिरे से कहां तक कर दिया, y सिरे तक। अगर अपन इसकी वैल्यू रखें तो वैल्यू रख दो आप, dB की आपके पास है म्यू नोट अपॉन 4 पाई कोस फाई इंटू डी फाई अपॉन स्मॉल डी, और ये कहां से है, लिमिट माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, ठीक है। अब आप भी जानते हो समाकलन किसके अकॉर्डिंग होगा, फाई के। तो फाई के अलावा जो भी टर्म्स है वो क्या है, कांस्टेंट। तो कहेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू डी। ये तो आपके आ गया समाकलन से बाहर। समाकलन में कौन बच जाएगा, प्लस फाई 1, तो ये बच जाएगा कोस फाई इंटू डी फाई। अब कोस थीटा का समाकलन आप जानते हो साइन थीटा होता है, तो कोस फाई का क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी, इसका समाकलन हो गया साइन फाई, और लिमिट क्या लग गई आपकी, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1।
ठीक है, सोल्व कर लें तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी अपनी जगह है, तो लिख दें साइन फाई 2 माइनस साइन, यहाँ पर फाई 1 आएगा, अपर लिमिट फाई 1 है ना, सॉरी, माइनस यहाँ पर साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये पता होना चाहिए आपको, त्रिकोणमिति 10th पे पढ़ा होगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी। तो यहाँ पर आ गया साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये लो, इतना सही है, कोई खास इसमें बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मुख्य बात क्या है, जो आपको यहाँ पर जहाँ से दिक्कत आती है, दिक्कत ये एंगल वाली आ सकती है आपको, कि अपन ने डीबी अल्पांश के कारण तो ज्ञात कर लिया, लेकिन अगर संपूर्ण एक्स वाई तार के कारण ज्ञात करोगे तो आपको एक्स के कारण बिंदु पी पर जो कोण बनेगा उसको क्या माना आपने, फाई 2, और वाई के कारण बिंदु पी पर कोण बनेगा उसको क्या माना आपने, फाई 1। ये ऊपर वाला कोण है, ये तो है क्लॉकवाइज, इस कारण इसको तो प्लस फाई 1 लिखा है, और नीचे वाला कोण इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इस कारण ये है एंटी क्लॉकवाइज, इस कारण इसको अपन ने क्या माना, माइनस फाई 2। तो इसके रिजल्ट क्या हुआ कि अपने पास जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था उससे अपन संपूर्ण तार के कारण ज्ञात करें, या एक्स वाई लंबाई जो आपका एक्स वाई तार है उसके कारण ज्ञात करें, तो अपन इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। b इज इक्वल टू करेंगे समाकलन किसका, dp का। लेकिन आप बताओगे लिमिट, तो लिमिट अपन कहां से कहां तक जा रहे हैं, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1। ये चीज है, dB की वैल्यू आपके पास है। आगे तो मैथ है, तो मैथमेटिक्स के अनुसार आप इजीली रहे हैं, तो ये कर दिया देखो, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 2 dB की वैल्यू है। तो आप भी यहाँ से क्लियर है कि अपना इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, फाई के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि जो इसके अलावा है उसको तो समाकलन से बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा, कोस फाई इंटू डी फाई, और कोस फाई का क्या हो जाएगा, साइन फाई। लिमिट सोल्व कर ली, हमारा ये आंसर आ गया। अब यहाँ से अपन एक चेंज और कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो एक चेंज और बता सकता हूँ मैं आपको, क्या कि अपन अल्फा और बीटा के टर्म्स में भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने एंगल अल्फा माना था इसको, और इसको माना था बीटा। ये अल्फा है, तो ये ट्रायंगल देखो आप, ये टोटल ट्रायंगल, ये अपन यू इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से समझिए, इस ट्रायंगल की बात करें तो अल्फा प्लस फाई 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसमें कौन है, एक तो अल्फा है, एक यहाँ पर क्या माना फाई 2, और ये एंगल 90 है ही। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इससे सोल्व करो तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री माइनस फाई 2। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस फाई 2। ऐसे अगर ऊपर वाला ट्राइंगल देखो कौन सा, क्यू वाई और पी, तो ये देखो बीटा है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल का बहिष्कोण है। बीटा बहिष्कोण हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो बहिष्कोण है वो सामने के अंतः कोणों के योग के इक्वल होता है। तो इस कारण बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो आप अंतः कोण कौन है, ये तो 90 डिग्री है, ये कौन है फाई 1, तो आप लिखोगे 90 डिग्री प्लस फाई 1। बीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री प्लस फाई 1। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब यहां से अपन अगर चाहें तो फाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, और फाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा माइनस 90। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, देखो क्या आई, अपने यहां से आया अल्फा इज इक्वल टू आया, हमारे पास आया अल्फा इज इक्वल टू आया 90 डिग्री माइनस फाई 2। ठीक है, तो फाई 2 इज इक्वल टू जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। फाई 2 को हम अल्फा के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसे हमारे पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू आया 90 डिग्री प्लस फाई 1। तो बताओ फाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा माइनस 90 डिग्री, ये आया। तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, भाई बीटा ये निकला है 4 पाई डी, और यहाँ पर आया था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आया। अब फाई 1 और फाई 2 की जगह ये वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या आ सकती है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। आप ऐसा भी इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप अल्फा और बीटा की टर्म्स में काम करना चाहते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये था परिमित लंबाई के कारण। तो अपने पास परिमित लंबाई का रिजल्टेंट क्या है, b इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस फाई 2। तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि भाई साइन फाई 1 की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फाई 1 इज इक्वल टू होगा बीटा माइनस 90 डिग्री, और आपका फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो b इज इक्वल टू अपन पुट करें तो देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 की जगह पुट कर दें तो ये आ जाएगा बीटा माइनस 90 डिग्री प्लस साइन फाई 2 की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये पुट करें तो इसका रिजल्ट क्या आया, देखो रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी। यहाँ तक तो ठीक है, साइन थीटा माइनस 90 होगा तो इसको तो, और ये हो गया मतलब साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसको अपन सोल्व करें तो आपका ये तो हो जाएगा आपका कोस अल्फा। भाई 90 पे तो साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का आ गया, और ये जब अपोजिट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ASTC। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा। तो ये आप लास्ट में इसको अल्फा और बीटा टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी रिजल्टेंट ये अपना फॉर्मूला है कि किसी भी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ये होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको एक बार अगर मोटा मोटा देख लो, दोबारा देख लो, परिमित लंबाई का चालक तार लिया एक्स वाई, इसके कारण अपने कोई बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो अपने इसका अल्पांश AB ले लिया। इस AB अल्पांश के कारण क्या किया अपने, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो AB की लंबाई ले ली DL, और आप भी जानते हो A और B के यहाँ पर जो भी कोण बने वो लगभग क्या होंगे, बराबर। इस कारण इन दोनों को इक्वल मान के थीटा ले लिया। ठीक है, ये थीटा लिया। फिर अपने क्या किया, ए से BP पर लंब डाला तो R पॉइंट पर लंब डाला तो एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में से अपने क्या कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा, जिससे AR की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, DL साइन थीटा। सेकेंडरी अपन दूसरा क्या कर रहे हैं, क्या अपन कर रहे हैं कि APQ मतलब ये जो एंगल बनेगा इसको फाई मान लिया, और B द्वारा बिंदु P और A इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको क्या मान लिया, D फाई। तो यहाँ से D फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली चाप बटा त्रिज्या फॉर्मूला से AR अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो ऐसे AR की दो टर्म्स आ गई, दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों AR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास DL साइन थीटा को अपन क्या रख सकते हैं, RD फाई। तो DL साइन थीटा किस में था, अपने अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें DL साइन थीटा है, इसकी क्या रख दिया, RD फाई। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। फिर अपने को क्या करना है, इस स्मॉल को भी चेंज करना है। इस स्मॉल r को चेंज करने के लिए अपने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, बड़ा वाला कौन सा, APQ। ये देखो ये APQ, इसमें से क्या ले लिया, कोस फाई। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार तो है D, और ये लंबाई को क्या माना हुआ अपना स्मॉल r। तो अपन लिख दिया भाई कोस, ये रहा देखो कोस फाई इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन स्मॉल r। तो क्या हो गया, स्मॉल r इज इक्वल d अपॉन कोस फाई। इसकी वैल्यू किस में रख दी, r की जगह रख दी। r की जगह रखते हमारे पास dB की वैल्यू ये आ गई। अब ये तो आ गई अल्पांश के कारण। अगर संपूर्ण के कारण ज्ञात करना तो अपन इसका क्या करेंगे, समाकलन। कहां से कहां तक करेंगे, अपन कह देंगे कि x सिरे से लेकर y सिरे तक। अब इसमें कोण की लिमिट कोण में लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कोण में समाकलन है। तो अपन ने कह दिया कि x यहाँ पर जो कोण बना रहा है उसको फाई 2 मान लिया, और y जो P पर कोण बनाएगा उसको क्या मान लिया, फाई 1 मान लिया। तो P जो आपका YPQ कोण बनेगा ये तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, और XPQ बनेगा ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। इसका YPQ को तो अपने प्लस फाई 1 माना है, और XPQ को क्या माना है, माइनस फाई। अपने इसकी लिमिट लगा दी, ये लिमिट लगाई, लिमिट लगाते ही अपना ये dB की वैल्यू है रखा, समाकलन किया कोस फाई का साइन फाई, लिमिट सोल्व करी तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आंसर आ गया साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फिर हमने कहा कि अगर आपको अल्फा बीटा में चेंज करना है तो आप इसको अल्फा बीटा में भी चेंज कर सकते हो। तो अल्फा बीटा में चेंज करने के लिए ये आ जाएगा। और अल्फा और बीटा के एंगल कौन से, अल्फा देखो x के यहाँ बन रहा है और बीटा यहाँ बन रहा है। तो ये तो इस ट्राइंगल का अंतः कोण हो गया, तो अपन कहते हैं 90 प्लस
फाई 2 प्लस एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 180, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। और ये बीटा है इस बड़े वाले ट्राइंगल का ऊपर वाले का कौन से का वाई पी क्यू का 22 कोण है, तो सामने के अंतर कोण हो गए योग के इक्वल होगा, तो ये 90 हो गया, ये क्या हो गया फाई 1, तो अपने बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस फाई 1। इस प्रकार यहाँ से फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट रख के उसमें रखेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी। थैंक्स, धन्यवाद।